बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम दुआ मोहम्मद अरशद, टीचिंग यू बायोलॉजी सेकेंड ईयर। आज हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर नंबर 15 है बुक का। वैसे तो होम्योस्टेसिस सिस्टम है या मैकेनिज़्म है, मगर हम इसकी ओरिजिन में जाएं तो होमोआयोस जो है इसका ग्रीक वर्ड है। उसके बाद ये लैटिन में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ये इंग्लिश में कन्वर्ट होता होता होम्योस्टेसिस बन गया। बेसिकली होमोआयोस का मतलब जो है वो सेम और लाइक है। अब हमारी इन्वायरमेंट में दो टाइप की फ्लक्चुएशंस होती हैं। एक एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनकी होती है वाइड रेंज। मतलब कि जैसे आज आपका टेम्परेचर बहुत कम है और कल कड़कती हुई धूप हो गई, तो एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। इंटरनल फ्लक्चुएशंस जो हैं वो नैरो रेंज में होती हैं। कैसे? मैक्सिमम आप देखते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ता है या कम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसी को मेंटेन रखने के प्रोसेस को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। जो हमारा इंटरनल फंक्शंस को जो रेगुलेट रखता है, जो मेंटेन रखता है बॉडी बैलेंस, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। लिटरली जो होम्योस्टेसिस का वर्ड है वो सेम स्टेट को रेफ़र करता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद हमारे पास एक अपना इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस या डिफाइन होम्योस्टेसिस। ये बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है, तो इसको हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? होम्योस्टेसिस इज़ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द इंटरनल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ? बाहर बेशक जितनी भी चेंजेस आ जाएं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होती है हमारी बॉडी की, उसे कांस्टेंट नियरली इक्वल टू कांस्टेंट रखा जाता है। अब ससेप्टेबल कंपोनेंट्स क्या होते हैं होम्योस्टेसिस के? तो मोस्ट ससेप्टेबल 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सोल्यूट, वाटर एंड टेम्परेचर होते हैं। ये कंपोनेंट्स जो हैं कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। अब इन 3 कंपोनेंट्स को रेगुलेट करने के लिए हमें 3 मैकेनिज़म्स की ज़रूरत होती है। उसमें जो फर्स्ट मैकेनिज़्म है हमारे पास वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है बच्चों, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अब ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो के नाम से ही पता चल रहा है ऑस्मो का क्या मतलब होता है। ऑस्मो कहाँ से निकला है? ऑस्मोसिस से। और ऑस्मोसिस क्या होता है? द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ lower concentration across a partially semi-permeable membrane. बच्चों, अब जो हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, द मैकेनिज्म यूज्ड बाय लिविंग सिस्टम्स टू रेगुलेट सोल्यूट एंड वाटर गेन एंड लॉस। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जो हमारी बॉडी में सोल्यूट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है उसके गेन और लॉस को जो मैकेनिज्म कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर लॉस कैसे? जैसे स्वेटिंग से, यूरिनेशन से वाटर लॉस होता है। वाटर गेन कैसे? ड्रिंकिंग से, पानी पीते हैं, फ्रूट से हमें पानी मिलता है, और इस तरह के अदर सप्लीमेंट से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में एक मिसकंसेप्शन जो पाई जाती है वो ये है, द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज़ कंसीडर्ड एज एक्सक्रीशन। ये बच्चों जो बात है ना बिल्कुल गलत है। सिर्फ सॉलिड वेस्ट की रिमूवल को एक्सक्रीशन नहीं कहते। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है आप लोग लिख लें, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। इस तरह से देखा जाए तो वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? जब कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूरिया की या यूरिक एसिड की बॉडी से खारिज होगी तो उसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन वाटर की भी उसके साथ निकलेगी। तो यानी ये दोनों प्रोसेसेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है? थर्मो रेगुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर की दर्जा हरारत की मेंटेनेंस को कहते हैं। होम्योस्टेसिस जो होता है इसको एक नैरो रेंज में रखता है। जैसे हमारे बॉडी का नॉर्मल जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है, मगर ये कांस्टेंट नहीं है।
कांस्टेंट करने के लिए हमें और भी आइडियल कंडीशंस चाहिए होंगी जो ह्यूमंस में नहीं हो सकता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री कम और 1 या 2 डिग्री ज़्यादा तक भी पहुंच जाता है, मगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। समझ आ रही है बच्चों? अब जैसे कुछ सेल्स वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है, कुछ सेल्स सेलुलर लेवल पे, इंट्रासेलुलर लेवल पे और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हमारी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। कुछ सेल्स ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ वाटर की अबंडेंस होती है, यानी पानी ज़्यादा होता है। कुछ सेल्स ड्राउट में रहते हैं, यानी खुश्क साली में रहते हैं, या ड्रास्टिक कंडीशंस भी हो जाती हैं, या फौरी तौर पर पानी आ जाता है या फौरी तौर पर पानी ख़त्म हो जाता है। और इन्हीं एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस की वजह से होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में जो है वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल सिस्टम, लिविंग कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होंगे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से MCQs भी पूछे जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स में आते हैं रिसेप्टर्स सबसे पहले तो, उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम, या एक और नाम मैं दे रही हूँ इसको प्रोसेसर, और थर्ड आता है इफेक्टर्स। अब हमारी ये चीज़ें हैं, हमें रिसेप्टर्स को कैसे पता चलता है? रिसेप्टर्स को स्टिमुलस से पता चलता है, और स्टिमुलस हमारे पास क्या है? एनी डिटेक्टेबल चेंज विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। कोई ऐसी तब्दीली जिसको एक जानदार रिस्पॉन्स दे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अचानक से पंखे में खड़े हो जाएं तो आपको सर्दी लगना स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपके थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं उन्होंने सर्दी को महसूस कर लिया, और इसका रिस्पॉन्स जो देंगे वो प्रोसेसर या कंट्रोल सिस्टम से इफेक्टर्स तक जाएगा मैसेज। इफेक्टर्स फिर इसका रिस्पॉन्स देंगे। अब देखें, रिसेप्टर्स जो हैं वो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलस मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। उसके बाद यही रिसेप्टर्स इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करके प्रोसेसर या कंट्रोल सिस्टम के पास भेजते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? वो ये चेक करता है कि रिस्पॉन्स देना है या नहीं, हमारी बॉडी इस स्टिमुलस को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। और कंट्रोल सिस्टम में मेनली बॉडी का कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट है ये। उसके बाद ये प्रोसेसर या कंट्रोल सिस्टम इफेक्टर्स को मैसेज देता है, अगर वो जो चेंज है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती तो इफेक्टर्स फिर रिस्पॉन्स देते हैं। इफेक्टर्स का रिस्पॉन्स दो सूरत में होता है, मसल्स और ग्लैंड्स की सूरत में। मसल्स जो है वो एक्टिविटी शो करते हैं और ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीशंस करते हैं। सिक्रीशंस का क्या मतलब है? रतूबत। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ डिटेक्शन ऑफ चेंज, यानी किसी किस्म की भी तब्दीली को महसूस करना। दूसरा है सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। अब उसको सिग्नल करना, सिग्नलिंग कैसे होगी? रिसेप्टर्स से। रिसेप्टर्स किसको मैसेज सेंड करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का ही एक पार्ट है। फिर उससे आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी कंट्रोल सिस्टम को, और कंट्रोल सिस्टम ये खुद डिसाइड करेगा कि रिस्पॉन्स देना है या नहीं, हमारी बॉडी इस चेंज को महसूस वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं, बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। ज़्यादातर फीडबैक मैकेनिज्म में जो रिस्पॉन्स जा रहे होते हैं वो स्टिमुलस के ऑपोजिट होते हैं, तो इसीलिए हम इसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब बच्चों, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर स्टिमुलस डिटेक्ट करे एकदम से गर्मी, तो इफेक्टर क्या ठंडक देगा। इसकी इंग्लिश में भी एग्जांपल दे देती हूँ, इफेक्टर्स कूलिंग रिस्पॉन्स और वार्मथ सेंसिंग।
अब मैं आपको दो फ्लो चार्ट्स के ज़रिए इसको आगे समझाती हूँ। जैसे कि आपकी बॉडी ने हीट स्टिमुलस को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट कैसे हुआ? डिटेक्शन बाय रिसेप्टर्स। अब मैसेज सेंड हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी को। अब उसने चेक किया कि हमारी बॉडी इस चेंज को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। अगर कर सकती है बर्दाश्त तो आगे इफेक्टर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा वो। अगर नहीं कर सकती तो इफेक्टर्स को सिग्नल जाएगा और फिर इफेक्टर्स जो रिस्पॉन्स शो करेंगे वो दो सूरतों में होगा, मसल्स और ग्लैंड्स। पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मसल्स क्या करेंगे? जल्दी से बॉडी को किसी कूल या शेडी प्लेस पे ले जाएंगे। और ग्लैंड्स क्या करेंगे? स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको प्रेस्पायरेशन भी कहते हैं। इसकी वजह से एवापोरेशन होगी। और बच्चों, आप इस फिनोमिनन से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं कि एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोल्ड स्टिमुलस की। वही सब कुछ होगा। रिसेप्टर्स इसको रिसीव करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, वहाँ ये डिसाइड होगा, हाइपोथैलेमस से डिसाइड करेगा कि जो चेंज है वो बर्दाश्त की जा सकती है या नहीं। अगर की जा सकती है तो आगे इफेक्टर्स कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। अगर नहीं की जा सकती तो मसल्स क्या करेंगे? शिवरिंग स्टार्ट कर देंगे। शिवरिंग से क्या होगा? जनरेशन ऑफ हीट स्टार्ट हो जाएगी। और जो ग्लैंड्स हैं वो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको कल दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।